गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने कई सारे बातें देखी थी, जैसे कि कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फिर कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, वो सारी बातें हमने देखा था। आज हम देखेंगे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस की ही भांति कैपेसिटर्स को भी मुख्यतः 3 प्रकार से संयोजित किया जाता है। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी संयोजन, दूसरा है समांतर संयोजन अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट है मिश्रित संयोजन यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अलग से कुछ नहीं होता, इसमें हम कुछ कंडक्टर्स को सीरीज में और कुछ कंडक्टर्स को पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है उसी को हम कह देते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई होगी। ये और रेजिस्टेंस दोनों का ही कॉम्बिनेशन बिल्कुल 3 प्रकार से किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब एक एक करके देख लेते हैं इनको। सबसे पहला है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें क्या कर देते हैं, अच्छा पहचानेंगे कैसे कि हमारे कैपेसिटर सीरीज में है या समांतर में है, अर्थात सीरीज यानी कि श्रेणी संयोजन, दूसरा पैरेलल यानी कि समांतर संयोजन में। तो अगर एक कैपेसिटर्स का प्लस वाला प्लेट दूसरे कैपेसिटर्स की नेगेटिव वाले प्लेट से जुड़ी हो तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी संयोजन कह दिया जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से। किसी एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट किसी दूसरे कैपेसिटर्स के नेगेटिव प्लेट से जुड़ी हो तो इस प्रकार के संयोजन को यानी कॉम्बिनेशन को हम लोग श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कह देंगे। इसके अलावा यदि किसी प्लेट का जितने प्लेट्स हैं सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और जितने प्लेट्स हैं उन सबके नेगेटिव प्लेट्स एक साथ जोड़ दिए जाएं तो उसको क्या कह दिया जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फिर से सुनिए, अगर जितने कैपेसिटर्स हैं उन सारे कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ जोड़ दिए जाएं और नेगेटिव प्लेट्स एक साथ जोड़ दिए जाएं तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कह दिया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या कहा गया कि जब कभी किसी संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट को किसी अन्य संधारित्र की धनात्मक प्लेट से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसी को क्या कह देते हैं, सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अभी इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन हमने किया है तो इनमें सभी संधारित्रों पर आवेश एक समान होता है, परंतु वोल्टता प्रत्येक कैपेसिटर्स के अक्रॉस भिन्न भिन्न हो जाएगी। मान लीजिए हमारे कुछ कैपेसिटर्स इस प्रकार से हैं जिनको हमने जोड़ रखा है। ठीक है, इनको हमने ऐसे जोड़ दिया है। अब बाहर ये पूरा सर्किट हमने लगा रखा है, यहाँ से हमारा आवेश चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक ही क्रम में हमारे पाइप्स लगे हों, 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप। तो यहाँ से अगर हम पानी चलाना शुरू करें यानी आवेश लाना शुरू करें तो जो आवेश अर्थात जो पानी इस पाइप में आएगा वही पानी वही आवेश दूसरे वाले में आ जाएगा और वही पानी अर्थात वही आवेश तीसरे वाले पाइप में भी आ जाएगा और लास्ट में इस लास्ट वाले पाइप से निकल के पुराना हाउस में आ जाएगा। ठीक है, यानी जब कभी कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जितने कैपेसिटर्स होते हैं सबके अक्रॉस समान आवेश रहता है। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सब पर समान आवेश होता है। जैसे हमारे सारे के सारे रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगते थे तो सब पर एक ही धारा जाती थी, ऐसे ही यहाँ पर जब सारे के सारे कैपेसिटर्स एक साथ सीरीज में लगते हैं तो सब पर समान आवेश प्रवाहित होता है। और वहाँ पर भी रेजिस्टेंस में भी जब उनको हम सीरीज में जोड़ते थे तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता था। इसी प्रकार सेम वे में इस कैपेसिटर्स के संयोजन में भी प्रत्येक कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा।
तो वहाँ भी तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते थे, वोल्टेज का सम निकाल लेते थे। हम कहते थे सम ऑफ वोल्टेज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई, यानी जो प्रत्येक प्रतिरोध लगे हैं इनका प्रत्येक का अपना अपना वोल्टेज का जो सम होगा वो पावर सप्लाई के वोल्टेज के सम के बराबर होगा। इसी प्रकार इस कैपेसिटर्स में भी जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स लगे हैं इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो फाइनल जो पावर सप्लाई में वोल्टेज लगा है उसके बराबर होगा। तो मान लीजिए पहला कैपेसिटर C1 है, दूसरा है C2, तीसरा है C3। इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा B1, B2, B3 है। तो जो फाइनल वोल्टेज आएगा, टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा, ये B इक्वल्स टू आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। और आगे हमें पता है कि आवेश कैपेसिटर्स में आवेश Q बराबर क्या होता है, C इंटू B। ठीक है, ज़रा इस डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। जो हमने अभी आपसे बात की कुछ वही यहाँ मेंशन्ड है। मान लीजिए हमारे 3 कैपेसिटर C1, C2, C3। यहाँ देखो एक कैपेसिटर्स का एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार दूसरे कैपेसिटर्स का एक प्लेट तीसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो संयोजन मिलेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा जो चार्ज चलेगा, हमने कहा था मान लीजिए एक पाइप है, दूसरा पाइप है, तीसरा पाइप है, तीनों पाइप आपस में जुड़े हैं। तो यहाँ से जो पानी पहले पाइप में आएगा वही पानी दूसरे पाइप में जाएगा, वही पानी तीसरे पाइप में जाएगा और फाइनल पाइप से निकल के दोबारा हौज में आ जाएगा। यानी जो आवेश पहले कैपेसिटर पे जाएगा वही आवेश दूसरे पर, वही आवेश तीसरे पर। तो जब कभी कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो प्रत्येक कैपेसिटर पर समान आवेश, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q। ठीक है, और प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे C1 के अक्रॉस B1, C2 के अक्रॉस B2, C3 के अक्रॉस B3। और इन सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं B1, B2, B3, इनका जो सम होगा इस पावर सप्लाई यानी सेल का जो वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा। तो वही काम किया गया, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और आप जानते हैं कैपेसिटर्स के केस में Q बराबर क्या होता है, CB। तो यहाँ से निकाल लेंगे V के लिए, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपन C। तो यहाँ जाएगा V के लिए Q अपन C, V1 के लिए Q1 अपन C1, V2 के लिए Q2 अपन C2, V3 के लिए Q3 अपन C3। यानी V2 क्या है, दूसरे कैपेसिटर्स का वोल्टेज है। तो दूसरे कैपेसिटर्स का चार्ज अपन दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी Q2 अपन C2। एक बात और हमने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान चार्ज समान होगा, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q होगा। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कार्य हमारे पास मिल जाएगा, यानी कि Q बाई C इक्वल्स टू Q कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर ग्रुप्ड आर अरेंज्ड आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब कभी कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका जो तुल्य धारिता मिलती है वो इस प्रकार से मिल जाती है। अच्छा, इसे 1/C इक्वल्स टू या 1/C इक्विवेलेंट दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब समीकरण 1 से हमें ये लगता है कि जब कभी कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी धारिता कम हो जाती है, क्योंकि 1/C हो गया और किसी को 1 करने पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अर्थात एक बात और समझ में आई कि जब कभी हमें कम धारिता की आवश्यकता होती है तो कैपेसिटर्स को किस में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर संयोजन। इसमें हमने कहा था जब कैपेसिटर्स को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सारे कैपेसिटर्स के धनात्मक प्लेट्स को एक साथ में और ऋणात्मक प्लेट्स को एक साथ में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार जो संयोजन प्राप्त होगा उसे क्या कह देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी समांतर संयोजन के अंतर्गत सभी संधारित्रों की धनात्मक प्लेटों को एक साथ और ऋणात्मक प्लेटों को एक साथ जोड़कर जो संरचना बनती है उसे क्या कह देते हैं, संधारित्रों का समांतर संयोजन। इसमें संधारित्र के आर पार वोल्टता तो समान होती है पर प्रत्येक संधारित्र के क्रॉस आवेश अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाते हैं। ये ऐसे रजिस्टर, एक सेकेंड ज़रा, रेजिस्टेंस भी हमारे ऐसे ऐसे तो जुड़े थे पैरेलल में, सबको एक साथ ऐसे यहाँ 2 टर्मिनल बना दिया था। ठीक, तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज था वो सबके लिए सेम था B,
लेकिन प्रत्येक जो रजिस्टेंस था, इसमें I1 करंट थी, इसमें I2, इसमें I3। इसी प्रकार यहाँ जो टर्मिनल बना है हमारे पास, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V, वो तो सेम है C1 के लिए भी, C2 के लिए, C3 के लिए, लेकिन इसमें जो आवेश गया बिल्कुल करंट की तरह। तो पहले वाले कैपेसिटर्स में Q1 आवेश चला गया, दूसरे में Q2, तीसरे में Q3। ठीक है, यानी यहाँ चार्ज बट रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज बट रहा है। तो यहाँ हम किसको सम करेंगे? चार्ज को सम करेंगे, यानी प्रत्येक कैपेसिटर में जो चार्ज है उन सब का सम जो सर्किट के थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है उसके बराबर होगा। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कुल आवेश बराबर व्यक्तिगत संधारित्रों पर आवेश का योग, यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q बराबर हम जानते हैं CB होता है, तो Q के लिए CB और Q1 के लिए क्या जाएगा? C1 B1, Q2 के लिए C2 B2, Q3 के लिए C3 B3। पर अभी अभी हमने आपसे बात की कि जब इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, चाहे रजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो, उनमें वोल्टेज दोनों के लिए सेम होता है, दोनों में ही सेम होता है। तो यहाँ V इक्वल्स टू आ जाएगा V1 इक्वल्स टू V2 बराबर V3। V से V कॉमन ले लेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाला। ठीक है, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस समीकरण 2 को देखकर एक चीज़ पता चलती है कि जब हम कैपेसिटर्स को समांतर संयोजन में लगाते हैं, अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उनका जो तुल्य धारिता होती है वो बढ़ जाती है। उनकी तुल्य धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात जब कभी हम अधिक धारिता की हमें आवश्यकता होती है तो हम कैपेसिटर्स को किस में करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स में अंतर देखें तो रेजिस्टेंस में जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तब उनकी धारिता बढ़ती है, यानी R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। और कैपेसिटर्स में जब हम पैरेलल में संयोजन करते हैं तब उनकी धारिता बढ़ती है, यानी C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है। ठीक है, अर्थात जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, R बराबर होगा सबका सम। और कैपेसिटर्स के केस में जब हमें इनको पैरेलल में ऐड करेंगे तब इनकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, कई बार अक्सर कन्फ्यूजन होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में कि रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होगा और कैपेसिटर्स में सीरीज में क्या होगा। तो ध्यान रखना हमेशा और हमेशा जो रेजिस्टेंस होगा उसमें जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब कैपेसिटर्स में जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो कैपेसिटेंस कम हो जाता है, यानी 1/C1 1/C2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये बात हो जाती है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस की कैपेसिटर्स के। ठीक है, इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो ज़रूरी है, कैसे करना है। अब मान लीजिए हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिनके सिरों के आर पार जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 50 वोल्ट है। ठीक है, और प्रत्येक संधारित्र पर 300 माइक्रो कूलाम्ब का आवेश है। कितने का है? 300 माइक्रो कूलाम्ब का आवेश। तब प्रत्येक संधारित्र की धारिता तथा संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से कर देते हैं, सवाल को पढ़ देते हैं। 3 संधारित्र हैं और उसको किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक संधारित्र, अब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो आप समझ गए होंगे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और चूंकि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो हम जानते हैं इसमें जो धारिता होती है कम मिलती है, तो तुल्य धारिता क्या आ जाएगी? 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, हमने कहा था सवाल को करने के लिए हम 3 स्टेप प्रोसेस करेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पहला स्टेप है दिया है, यानी गिवन डेटा। तो दिया क्या क्या? 3 संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनका वैल्यू मान लिया मैंने C1 C2 C3 है। उनके आर पार जो वोल्टेज होगा तो V1 इक्वल्स टू 20 वोल्ट, V2 इक्वल्स टू 30 वोल्ट एंड V3 इक्वल्स टू 50 वोल्ट, जैसा कि यहाँ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। और प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है 300 माइक्रो कूलाम है, क्योंकि हमने आपसे कहा था जब संधारित्र सीरीज में जुड़ते हैं तो देखिए 3 पाइप की तरह का था, एक पाइप में जो पानी जाएगा वही दूसरे में, वही तीसरे में, अर्थात तीनों संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। अब दूसरा स्टेप है हमारा
ज्ञात करना है, यानी टू फाइंड आउट, पता क्या करना है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता, यानी C1 की वैल्यू कितनी होगी, C2 की वैल्यू कितनी होगी, C3 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता। अगर हमें C की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो क्या प्रत्येक संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे, V1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 V1 करते निकल आएगा। उसके बाद है संधारित्रों की तुल्य धारिता, यहाँ C की बात की गई है। और तीसरा स्टेप है हमारा अब सॉल्यूशन। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, कहा गया कि प्रश्नानुसार, दिए गए प्रश्न के अनुसार सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो हमने क्या किया, तीनों संधारित्र मान लिया C1 जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, सीरीज में जोड़ दिया। अब यहाँ देखो, हमने कहा था जो आवेश एक में जाएगा वही दूसरे में, वही तीसरे में, जब सीरीज में है, लेकिन वोल्टेज सबके अक्रॉस भिन्न भिन्न होगा। यहाँ मान लेते हैं V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। ठीक है, तो पहले संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C1 इक्वल्स टू Q/V1, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। ठीक है, तो आवेश जो होगा वो क्या होगा, सबके लिए सेम है, तो यहाँ Q इक्वल्स टू C1V1, तो C1 बराबर जाएगा Q/V1। Q की वैल्यू दिया है 300 माइक्रोफैरड, तो क्या करेंगे, 300 रख देंगे। अच्छा, अगर कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है, यानी संधारित्र की धारिता, उसे हम माइक्रोफैरड में लिखेंगे, तब तो आवेश को माइक्रो कूलाम में ही रखेंगे, और अगर फैरड में रखेंगे तो उसको कूलाम में रखना होगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, माइक्रो में ही रखा है। तो 300 अपान वोल्टेज V1 था C1 के करस्पॉन्डिंग, तो 20, तो सॉल्व किया तो इतनी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है दूसरे संधारित्र की धारिता, तो वो आ जाएगा C2, वही Q बराबर CB, और दूसरे संधारित्र निकलना है तो C2V2 आ जाएगा। Q तो सबके लिए सेम है, चाहो तो आप Q2 बराबर C2V2 कर सकते हैं, पर चूंकि Q1 बराबर Q2 बराबर Q2 Q3 ये सब सेम है, तो Q2 की जगह Q और C2 की जगह C2 रहेगा, B2 की जगह जो वैल्यू है 30 डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। और इसी प्रकार तीसरा है हमारे पास, ये रहा C3 बराबर Q/V3, यहाँ से 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो इनकी तुल्य धारिता निकाल लेंगे, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। हमें C1 C2 C3 की वैल्यू मिल चुकी है, उन सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्या है 1/C, यानी हमने इसी को C इक्विवेलेंट कहा था, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 की वैल्यू 15 थी, C2 10, C3 1/6। अब 15, 10 और 6 इनका LCM ले लीजिए, 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 30 में 15 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2। इसी प्रकार 30 को 10 से तो 3 मल्टीप्लाई 1 से करो तो 3। इसी प्रकार 30 में 6 से डिवाइड करो तो 5, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5, तो 2 3 5 प्लस 5 यानी आ जाएगा 10/30 बराबर 1/3। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट आ गया 1/3, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड, क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में आने पर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है आप इनका एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। और हाँ, हमने क्या किया है, सारे आंसर्स को एक साथ फाइनल जगह लिख दिया, जैसे C1 C2 C3 C इक्विवेलेंट। इससे एग्जामिनर को आसानी हो जाती है सारे आंसर्स एक साथ देखने में। ठीक है, आप भी ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया ABC कोई 3 संधारित्र हैं और जिनके धारिता क्रमशः 10, 50 और 25 माइक्रोफैरड हैं। इनको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, 200 वोल्ट 250 वोल्ट की इसमें वोल्टता है। ठीक है, दोनों स्थितियों में ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, कुल धारिता और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, और तीसरा प्रत्येक संधारित्र पर विभव। ठीक है, एक बार सवाल फिर से सुनते हैं। कहा गया 3 संधारित्र है जिनकी धारिता क्रमशः 10 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड और 25 माइक्रोफैरड है। इन संधारित्रों को 2 संयोजन में जोड़ा गया, सीरीज और पैरेलल। तो कहते हैं जब इनको हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं तो दोनों स्थितियों में हमें कुल धारिता यानी तुल्य धारिता निकालिए। अगर सीरीज में जोड़े तो तुल्य धारिता क्या होगी, पैरेलल में जोड़े तो तुल्य धारिता क्या होगी। इसके अलावा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, यानी सीरीज में जब जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q क्या होगा, और जब पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो संधारित्र पर आवेश Q क्या होगा। इसके अलावा विभव बताइए प्रत्येक संधारित्र पर।
ठीक है, तो इसे भी हम उसी 3 स्टेप प्रणाली से देखते हैं। 3 स्टेप प्रणाली बहुत आसान काम है और ज़रूरी भी है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ हमने कहा दिया है, अब क्या दिया है, 3 संधारित्र ए बी व सी जिनकी धारिता क्रमशः 10, 50 और 25 माइक्रोफैरड है। दूसरा, पावर सप्लाई का विभव दिया है हमारे पास, जो कितना है 250 वोल्ट। संधारित्रों का श्रेणी व समांतर संयोजन है। अब ज्ञात करना है दूसरा स्टेप, टू फाइंड आउट क्या, कुल धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, प्रत्येक धारिता पर आवेश यानी Q और प्रत्येक संधारित्र पर विभव यानी V। अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। थर्ड है हमारा, तो पहला हमने क्या किया, संधारित्रों का समांतर संयोजन किया। तो जब संधारित्रों का समांतर संयोजन करते हैं तो तुल्य धारिता क्या आ जाती है, C बराबर C1 + C2 + C3। ठीक है, और C1 C2 C3 दिया है तो सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो C बराबर यानी C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा समांतर में 85 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब आपको C की वैल्यू पता चल चुकी है और हमने कहा था कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो पोटेंशियल होता है वो सबके लिए सेम होता है। पोटेंशियल दिया है 250, तो जितने संधारित्र हैं सबके लिए पोटेंशियल क्या आ जाएगा 250। आगे देखते हैं, ये रहा। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्या था, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर 250 दिया ही है, तो इसमें कोई देखना नहीं, लेकिन आवेश देख लेते हैं। तो आवेश कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CV। तो अगर पहला है तो Q1 इक्वल्स टू C1V1, दूसरा है तो Q2 इक्वल्स टू C2V2, तीसरा है तो Q3 इक्वल्स टू C3V3। अब यहाँ हमारा पहला कैपेसिटर है तो Q1 इक्वल्स टू C1V1, पर V1 V2 V3 तीनों सेम है तो इनकी जगह पर हम B लिख दे रहे हैं। तो Q1 इक्वल्स टू C1B, C1 10 दिया था, V1 250, तो Q1 क्या आ जाएगा 2500 माइक्रो कूलम। दूसरा है Q2 इक्वल्स टू आ जाएगा C2 × V, C2 की वैल्यू 50 है, V की वैल्यू 25, तो यहाँ से 12,500 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट है हमारे पास Q3 इक्वल्स टू ये यहाँ जाएगा Q3 इक्वल टू C3 × V3, V3 और ये सेम ही है तो V लिख देंगे, और C3 की वैल्यू है 25 और V की वैल्यू 250, तो यह आ जाएगा 6250 यानी 6250 माइक्रो कूलम। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। दूसरा है हमारे पास संधारित्रों का श्रेणी संयोजन अगर कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा 1/C इक्वल्स टू 1/C1 + C2 + C3। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हमें इक्विवेलेंट C मिल जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 50/8 यानी 6.25 माइक्रोफैरड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो हमने कहा था जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ रहे हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q। ठीक है, और ये आ जाएगा CB, C हमारा इक्विवेलेंट है और B हमारा दिया है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। Q इक्वल्स टू आ जाएगा CB से 6.25, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था और V दिया है 250, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आवेश प्रत्येक संधारित्र पर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आवेश एक संधारित्र पर होता है वही सारे संधारित्र पर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टेज, प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्या आ जाएगा, तो Q इक्वल्स टू CB से आप जानते हैं Q1 इक्वल्स टू C1V1, Q1 की वैल्यू सबके लिए सेम है Q2 Q3, तो Q1 की जगह Q कर देंगे, C1 तो दिया ही है और B1 निकाल लेंगे, तो B1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Q/C1, कुछ इस प्रकार से B1 इक्वल्स टू Q/C1, इसी प्रकार B2 इक्वल्स टू Q/C2। नेक्स्ट V3 इक्वल्स टू Q/C3, वैल्यू रखते जाएंगे। अब V3 के लिए क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू कितना थी 15/62 सबके लिए सेम है और C3 की वैल्यू 25, तो यहाँ ये बातें आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आध और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ कहा गया यदि दो संधारित्रों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में तुल्य धारिताएं क्रमशः इतना और इतना है तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता बताइए। ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस बताइए। ठीक है, इसमें कहा गया कोई दो कैपेसिटर हैं जो दिए गए हैं और दोनों को सीरीज और पैरेलल में जोड़ा गया। सीरीज में जोड़ा गया तो जो तुल्य धारिता आई वो कुछ और आई, पैरेलल में जोड़ने पर कुछ और आई। तो कहते हैं दोनों संधारित्रों की इंडिविजुअल धारिता बताओ कितनी होगी।
हमने आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले दिया है तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में कितना 0.03 माइक्रोफैरेड, तुल्य धारिता समांतर में कितना 0.16 माइक्रोफैरेड। इसके अलावा दूसरा स्टेप क्या कहता है, ज्ञात करना टू फाइंड आउट प्रत्येक संधारित्र की धारिता। ठीक है, यानी C1 C2 को। और तीसरा हमारा सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, मान लिया प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्रम से C1 और C2 है, जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता क्या आ जाएगी, C = C1 + C2। यहाँ से फार्मूले में पुट करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी C = C1 + C2 और C की वैल्यू दिया है 0.16, तो आ जाएगा C1 + C2 = 0.16। ये हमारा पहला इक्वेशन। और जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2। C की वैल्यू यहाँ दिया है कितना हमारे पास 0.03। इसे थोड़ा सिंपल कर लेंगे तो आ जाएगा C1 + C2/C1 C2, ये बराबर आ जाएगा, यानी C1 + C2/C1 C2 = 1/C। या इसे और सिंपल करेंगे तो C1 C2/C1 + C2 = C, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा C1 C2 = 0.03 इंटू C1 + C2। और C1 C2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितना 0.16 समीकरण 1 में, ध्यान से देखो पीछे, तो वह वैल्यू यहाँ रख देंगे तो C1 C2 = आ जाएगा 0.03 इंटू 0.16। इसको सॉल्व करेंगे और अलजेब्रा में हम एक चीज़ और जानते हैं कि जो C1 - C2 का होल स्क्वायर करें तो हो जाएगा C1 + C2 का होल स्क्वायर -4 C1 C2। C1 + C2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, -4 C1 C2 की वैल्यू यहाँ कर देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो C1 - C2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है C1 + C2 और C1 - C2। इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम इसे C1 और C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2C1 = 0.24, यहाँ से C1 = 0.12 माइक्रोफैरेड हमारे पास आ जाएगा। अब इस C1 की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए तो आपको C2 की वैल्यू मिल जाएगी 0.04 माइक्रोफैरेड। ये भी सवाल पूछा गया है BTE में, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से, एक सवाल और हो सकता है शायद। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक 3 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की वोल्टता 100 वोल्ट से 90 वोल्ट हो जाने पर संग्रहित ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस क्या है 3 माइक्रोफैरेड, C की वैल्यू दिया है 3 माइक्रोफैरेड, और कहते हैं इसकी जो वोल्टेज है ये 100 वोल्टेज से 90 वोल्टेज में आ जाता है। तो कहते हैं इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें कितना चेंजेज आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, 3 स्टेप प्रोसेस दिया है, दिया क्या है संधारित्र की धारिता C = 2 माइक्रोफैरेड, सॉरी 3 नहीं 2 है, ध्यान रखना। वोल्टता पात यानी वोल्टेज ड्रॉप V1 = 100 वोल्ट से V2 = 90 वोल्ट पर आ चुका है। आगे ज्ञात करना है एनर्जी स्टोर्ड, कितना एनर्जी अभी भी बचा है। तो और सॉल्यूशन में देख लेंगे तो पहली स्थिति में अर्थात जब हमारे पास वोल्टेज 100 वोल्ट है तो उस समय कितनी एनर्जी रही होगी कैपेसिटर्स में, निकाल लेंगे। U = क्या आ जाएगा, चूँकि V1 है तो यहाँ U1 लिख देंगे, U1 = ½ C, ये तो सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो C × V1², तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻² जूल। दूसरी स्थिति में जब वोल्टेज 100 वोल्ट से घट के कितना आ गया 90 वोल्ट पर, तो U2 = आ जाएगा 1/2 C V2²। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से U2 = आ जाएगा 0.81 × 10⁻² जूल। अब एनर्जी क्या हो रही है, वोल्टेज घट रहा है तो शुरुआत वाला ज़्यादा होगा, दूसरा वाला कम होगा, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा कितनी एनर्जी अभी उसमें स्टोर्ड बची है। तो डेल्टा U = आ जाएगा U1 - U2, U1 की वैल्यू थी 10⁻², U2 की वैल्यू आ गई -0.81 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो 1 - 0.81 यहाँ से आ जाएगा 0.19 × 10⁻² जूल, यह आ जाएगा डेल्टा U। ठीक है, तो ये हो जाएगी स्टोर्ड एनर्जी उस कैपेसिटर में, कब, जब उसका वोल्टेज 100 वोल्ट से घट के कितना आ गया 90 वोल्ट पर। ठीक है, तो ये 4-5 सवाल थे, इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करना। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। पता चला हम ऐसे बोल गए और आप ऐसे सुन गए। हम जो बोल रहे हैं एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी कॉपी और पेन लेकर जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए और फार्मूले को रिवाइज कीजिए, थ्योरी को रिवाइज कीजिए। उसके बाद एक बार फिर से अपने मन से क्वेश्चन कीजिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप एक बार इसे करोगे तो।
एग्ज़ाम में आएंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।